आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता के अंतर्गत आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है मेंडल एवं उनके प्रयोग, है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इसका अध्ययन हमने एक बार फिर से कक्षा 10वीं में कर चुके हैं, है ना। तो हम सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक आनुवंशिक वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है ना। तो सबसे पहले हम मेंडल के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 13 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया के मेराविया प्रांत के एक छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 13 जुलाई 1822। कहाँ? ऑस्ट्रिया के मेराविया प्रांत के एक छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक आनुवंशिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। इसी कारण इसे आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वे एक माली या कृषक परिवार के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इनका प्रारंभिक अध्ययन जो था वो अच्छा नहीं रहा। प्रारंभिक अध्ययन के बाद इन्होंने 21 वर्ष में वियना विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक अध्ययन किए। 2 वर्ष तक अध्ययन किए कहाँ? वियना विश्वविद्यालय में। और इन्होंने ईसाई मठ के प्रचारक के रूप में कार्य करने का निश्चय किया और इन्होंने ब्रून में स्थित ईसाई मठ में उप अध्यापक या पादरी के रूप में लगभग 14 वर्ष तक कार्य किए, है ना। 14 वर्ष तक कार्य किए। एक अध्यापक थे, उप अध्यापक के रूप में या उसी को बोलते हैं पादरी के रूप में इन्होंने ब्रून में स्थित एक ईसाई मठ में लगभग 14 वर्ष तक कार्य किए और वहीं के मठ में लगे, है ना, वहीं के मठ में उद्यान में लगे मटर के पौधे पर 8 वर्ष तक लगभग 10,000 बार प्रयोग किए और इन्होंने अपने प्रयोग को सन 1865 में ब्रून के प्राकृतिक विज्ञान संस्थान, है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 8 वर्ष तक लगातार मटर के पौधे पर 10,000 बार प्रयोग किए और अपने प्रयोग को इन्होंने ब्रून के प्राकृतिक विज्ञान संस्थान को कब दे दिया? 1865 में इन्होंने उनको प्रस्तुत किए। तो यह जो संस्था थी इन्होंने सन 1866 में इनके जो प्रयोग थे इनको पादप संकरण के प्रयोग के नाम से सन 1866 में प्रकाशित किया। परंतु ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि उस समय एक महान वैज्ञानिक थे डार्विन और वेलेस के प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत जो थे पूरे विश्व में प्रचलित थे और जितने भी वैज्ञानिक जो थे इन सभी का ध्यान इसी प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत पर केंद्रित था। इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग थे उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और इस तरह से उनके जो प्रयोग थे उन पर कोई विचार नहीं किया गया और इनके जो प्रयोग थे वे लगभग 35 वर्ष तक जैसे के तैसे रह गए और सन 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल का मृत्यु हो गया। उसके बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हुगो डी ब्रिज, है ना। हुगो डी ब्रिज, है ना। यह हॉलैंड के रहने वाले थे। पहला कौन था? हुगो डी ब्रिज, यह हॉलैंड के रहने वाले थे। दूसरा वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस, यह जर्मनी के रहने वाले थे। और तीसरा वैज्ञानिक था एरिस वान शेरमार्क, यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो इन तीनों वैज्ञानिक ने ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग थे उसी का अध्ययन करके, है ना, आनुवंशिकता का निष्कर्ष निकाला और अपने प्रयोग
का जो उपलब्धि प्राप्त हुआ उसे इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल को सौंप दिया, उसी के नाम से रख दिया। इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग थे वे सभी वैज्ञानिकों द्वारा मान्य किए गए और उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो प्रयोग या सिद्धांत दिए गए थे उसको आनुवंशिकता के सिद्धांत या मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल किस नाम से तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। और इनके जो प्रयोग थे है ना, इनको किनके द्वारा अधिक प्रचार प्रसार हुआ, तो 3 वैज्ञानिक थे। पहला हुगो डी ब्रिज, दूसरे कौन थे, कार्लो कॉरेंज, और तीसरे कौन थे, एरिस वान शेरमान। तो इन्हीं तीनों के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल के जो सिद्धांत थे वो अधिक लोकप्रिय हुए और सभी के सामने आया। इस तरह से उनको नाम प्राप्त हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो उसी को हम देखते हैं। संकरण प्रयोग हेतु मटर के चयन के कारण कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही प्रयोग क्यों किया, तो उनकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले विशेषता है कि जो मटर के पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। मटर के पौधे कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। मटर के पौधे एक वर्षीय होने के कारण इनका अध्ययन आसानी से किया जा सकता था। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। दूसरा, मटर के जो पौधे जो होते हैं उनके जो पुष्प जो होते हैं द्विलिंगीय होते हैं ना, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट, स्त्री के साथ और पुंकेसर दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तीसरी बात, संकरण हेतु तो पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है ना। जो मटर के पौधे जो होते हैं उनमें संकरण हेतु तो पर परागण आसानी से करवाया जा सकता था। इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को प्रयोग किए। चौथा, मटर के पौधे में विपर्ययी लक्षण हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना। विपर्ययी मतलब होता है अलग अलग। तो मटर के पौधे जो होते हैं उसके जो अलग अलग लक्षण जो होते थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। जैसे कि बीज की आकृति हो गया, बीज पत्र का रंग हो गया। जैसे कि एक जो मटर के पौधे का जो बीज था वो कैसा था, पीला था। बीज पत्र का रंग कैसा होता है, पीला, और एक कैसा होता है, हरा। उसी प्रकार पुष्प का रंग, एक जो मटर के पौधे का जो पुष्प जो होता है उसका कलर कैसा था, लाल था, दूसरे का सफेद था। तो हमको मटर के जो पौधे जो होते हैं उनमें विपर्ययी लक्षण जो होते हैं वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे आसानी से संकरण के द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। चौथा, पांचवा, स्वपरागण आसानी से हो जाता है ना। मटर के पौधे जो होते हैं उसमें स्वपरागण की क्रिया, सेल्फ पोलिनाइजेशन की क्रिया आसानी से हो जाता है। इनके कारण आनुवांशिक रूप से समयुग्मजी निर्मित होते हैं ना। इसके कारण जितने भी जो संतति उत्पन्न होते हैं स्वपरागण के कारण क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बने होते हैं। क्योंकि मटर के पौधे जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, इसी कारण उसमें आसानी से स्वपरागण की क्रिया हो जाते हैं। तो स्वपरागण की प्रक्रिया से जो संतति निर्मित होते हैं उनमें शुद्ध लक्षण हमको दिखाई देते हैं। छठवां, द्विलिंगी पुष्पों का विपुंसन आसानी से किया जा सकता है ना। अब हमको पता है कि मटर के पौधे के पुष्प जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, इसी कारण इनका विपुंसन आसानी से कराया जा सकता था। विपुंसन का अर्थ होता है कि जब हम मटर के पौधे का किसी एक भाग को निकाल देते हैं तो वह एक लिंगी पुष्प की भांति व्यवहार करता है, तो उसी को कहते हैं विपुंसन, है ना। तो जब हमने कहा कि मटर के पौधे का पुंकेसर को निकाल देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं, तो यह एक लिंगी पौधे की तरह व्यवहार करता है। सातवां, मटर के पौधे में संकरण से प्राप्त संकर पौधे, है ना। संकरण किसे कहते हैं, जब एक जाति के भिन्न भिन्न एक ही जाति के अलग अलग नर एवं माधव को आपस में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संकरण, है ना। और उनसे जो संतति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, संकर।
तो संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग्य होते हैं, है ना। इनमें जनन की क्षमता पाया जाता है कि जब हम संकरण कराते हैं तो उससे जो संतति बनता है, फिर उसे हम फिर से उगाते हैं तो फिर से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण, विशेषताओं के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विपर्य लक्षण का प्रयोग किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपर्यायी लक्षणों का प्रयोग किया था। उसी को देखते हैं। मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण। विपर्यायी मतलब होता है अलग अलग। सबसे पहले दिए गए करेक्टर, दूसरा डोमिनेंट करेक्टर और तीसरा दिया गया है रिसेसिव करेक्टर, है ना। तो बीज की आकृति, सबसे पहले क्या था, बीज की आकृति। तो एक जो बीज था वो कैसा था, गोल और चिकनी बीज होता है, जो कैसा था, प्रभावी, है ना। और एक जो मटर जो होते हैं उनके बीज कैसे होते हैं, झुर्रीदार बीज पाया जाता है, जो कैसे होता है, अप्रभावी। दूसरा लक्षण क्या था, बीज पत्र का रंग, बीज पत्र, है ना। जब हम बीज को तोड़ते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं बीज पत्र। या जब हम किसी बीज को उगाते हैं तो उगने पर जो 2 पत्ती की समान संरचना दिखाई देता है, फर्स्ट, उसी को बोलते हैं बीज पत्र, है ना। तो एक जो मटर था उसका बीज पत्र कैसा होता है, पीला बीज पत्र पाया जाता है। और एक जो होता है उसका कैसा होता है, हरा, है ना। तो पीला कैसा होता था, प्रभावी होता है, हरा कैसा होता है, अप्रभावी। तीसरा पुष्प का रंग। तो मटर के पौधे का जो पुष्प जो होता है, एक जो होता है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, और एक जो होता है वो व्हाइट कलर, सफेद कलर के होते हैं। जिसमें से लाल जो होते हैं कैसे होता है, प्रभावी गुण वाले होते हैं, और सफेद जो होते हैं वो अप्रभावी गुण वाले होते हैं। चौथे नंबर में है फली की आकृति, कि जो मटर के जो पौधे का जो फली जो होता है, ऊपर का जो कवर जो होता है, तो एक जो मटर जो होता है बड़ी वाली, इनकी कवर को देखना, डार्क ग्रीन होता है और चिकना होता है। और एक जो मटर जो होता है जो छोटा होता है, उनका जो फली का जो रंग होता है वो कैसा होता है, फली जो होता है कैसा होता है, संकीर्णित होता है, संकुचित हुआ हुआ रहता है। पांचवा फलीकरण, कि जो ऊपर का जो कवर है उसका रंग कैसा होता है। तो एक मटर जो आता है ना, उनकी फली को देखेंगे तो आपको डार्क ग्रीन दिखाई देता है। और एक जो मटर जो रहता है उनका फली कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है ना। उसका कवर जो होता है, ऊपर का जो कवर जो होता है कैसा होता है, पीला होता है। जिसमें से हरा क्या होता है, प्रभावी होता है, और पीला क्या होता है, अप्रभावी होता है। छठवां पुष्प की स्थिति। जब हमने मटर के पौधे को देखते हैं तो उसमें जो पुष्प लगने की जो स्थिति जो होता है वो भी अलग अलग था। जैसे कि एक जो था उसमें पुष्प कैसा था, कक्षस्थ था, और दूसरे में कैसा था, अग्रस्थ, है ना। कक्षस्थ क्या होता है, कक्ष जहाँ से पत्ती निकलता है, पौधे की पत्ती जो निकलता है वहीं से जब पुष्प लगता है तो उसे बोलते हैं कक्षस्थ, है ना। और एक पौधा ऐसा था तो उसके जो पुष्प जो था वो शीर्ष में था, है ना, तो उसे क्या बोला गया, अग्रस्थ। तो इस तरह से पुष्प की स्थिति के आधार पर भी हम उसको अलग अलग पहचान सकते हैं। कैसा होता है, कक्षस्थ जो कैसा होता है, प्रभावी होता है, और दूसरा कैसा होता है, अग्रस्थ जो कैसा होता है, अप्रभावी। सातवां पौधे की लंबाई। तो हम मटर के पौधे को देखते हैं तो हमको अलग अलग लंबाई का दिखाई देता है। एक जो था वो कैसा था, अधिक लंबा होता है, और एक जो पौधा था कैसा था, बौना था, है ना। तो जो लंबा जो था वो कैसा था, प्रभावी गुण वाला था, और बौना जो था वो क्या था, अप्रभावी गुण वाला था। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विपर्याय लक्षण का प्रयोग किया, 7। कौन कौन सा, बीज की आकृति, दूसरा बीजपत्र का रंग, तीसरा पुष्प का रंग, चौथा फली की आकृति, पांचवा फली का रंग, छठवां पुष्प की स्थिति, और सातवां जो है वो पौधे की लंबाई। तो इसको याद रखेंगे, 1 नंबर या छोटे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको आप सभी लोग याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।